हेलो बच्चों, भौतिक विज्ञान के चैनल वाइब्रेंट फिजिक्स बाय आशुतोष गुप्ता में आपका हार्दिक स्वागत। क्लास 12 की भौतिक विज्ञान के 5वें अध्याय का अध्ययन कंटिन्यूस है। आज इसका अंतिम वीडियो है। कल जो हमने इससे पिछले वीडियो में अध्ययन किया उसमें 5 आंकिक प्रश्नों का अध्ययन किया। इस अध्याय में कुल 12 आंकिक प्रश्न हैं, तो शेष रहे जो 7 आंकिक प्रश्न हैं उन्हें हम तुरंत कंटिन्यू करते हैं और मैं इन प्रश्नों को बुक से पढ़ूंगा, आप भी इनको बुक से देख लें। तो चलें, ये है आपकी बुक, कल भी दिखाई थी। छठा आंकिक प्रश्न है, 15 मीटर लंबे और 6 × 10⁻⁻⁷ मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तार। जो जानकारी हमें दी गई है वो हम लिख लेते हैं। 15 मीटर लंबा और अनुप्रस्थ काट इसका दिया गया है 6 × 10⁻⁷। 6 × 10⁻⁷ मात्रक देख लें जरूर। मीटर स्क्वायर से नगण्य धारा प्रवाहित की जाती है और इसका प्रतिरोध 5 ओम मापा गया है। प्रतिरोध भी दे दिया, 5 ओम मापा गया है। तो बच्चों, प्रायोगिक ताप पर तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होगी, यानी रो आपको ज्ञात करना है और हम जानते हैं। प्रतिरोधकता क्या सूत्र है, ये थ्योरी में आया हुआ है। रो बराबर RA/L। सारी वैल्यू दी हुई है, आप वैल्यू रखें और आंसर लें। अगला प्रश्न 7वां प्रश्न किसी तांबे का तार जिसका अनुप्रस्थ काट 1 मिलीमीटर स्क्वायर है। तो अनुप्रस्थ काट आपको दे दिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर और आप इसको सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो 10⁻³ होता है। ध्यान रखें, 1 मीटर में 10,000 मिलीमीटर होते हैं, तो 10⁻³ किया तो मिलीमीटर से मीटर बदल गया, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया और इसलिए ये मीटर स्क्वायर हो गया। तो ये आ गया 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। हमें सारे मात्रक, जो सारी भौतिक राशियाँ दी गई हैं, उनके मान SI मात्रक पद्धति में लेने हैं। बच्चों, 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। धारा दी गई है 0.5 एम्पियर प्रवाहित की जाती है यदि एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिसे हम संख्या घनत्व कहते हैं, n। और आप याद करें, इसका उपयोग हमने इस अध्याय में कहाँ किया था? जब हमने अपवहन धारा का कंसेप्ट समझा था तब इसका उपयोग हमने किया था। बच्चों, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8.5 × 10⁻22 प्रति सेंटीमीटर क्यूब दी गई है। ध्यान रखें, तो पर सेंटीमीटर क्यूब है, हमें तो पर मीटर क्यूब चाहिए। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100। तो यहाँ 100 का भाग लगेगा, यानी 10⁻² आएगा। तो ये बन गया 8.5 × 10⁻22 और सेंटीमीटर में करेंगे तो 10⁻100 गुना ज़्यादा होगा, लेकिन ऊपर कितना है? क्यूब। तो ये क्यूब हो गया, ये पर मीटर क्यूब मान हो गया और इसलिए इसको लिख देंगे हम 8.5 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। बच्चों, तो इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग ज्ञात कीजिए। उसी से संबंधित बात आई, अपवहन वेग ज्ञात कीजिए। और अब इससे संबंधित जानकारी हम क्या जानते हैं? अपवहन वेग का सूत्र यहाँ लगेगा नहीं, E/m, क्योंकि विश्रांति काल है नहीं। तो हम देखें क्या हमें धारा की जानकारी है एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के पद में, और इन सबको देख ले तो सूत्र बन रहा है I = NaEVd। तो वो लगाते हैं। हम जानते हैं I = NaEVd और यहाँ से हम अपवहन वेग निकाल सकते हैं, दैट इज I/NaE। देखिए, I की वैल्यू दी हुई है, यस। n की वैल्यू दी हुई है, राइट। a की वैल्यू गिवन, यस।
और ई जो है आवेश है जिसे आप जानते हैं। तो यहाँ भी आप मान रखकर हल कर सकते हैं। चले आगे, प्रश्न नंबर 8। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखें। किस ताप पर तांबे के एक तार का प्रतिरोध उसके 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध का दुगना हो जाएगा? किस ताप पर? तो पहले तो पूछा है आपसे ताप, किस ताप पर। दूसरा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तार के प्रतिरोध का दुगना हो जाएगा, यानी पहला ताप जो है दिया गया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर बच्चों? अब कह रहा है कि दुगना हो जाएगा, यानी पहले कितना था, तो पहले मैं मान लूँ कि R था, तो बाद में कितना हो गया, दुगना हो गया, यानी 2R हो गया। और यहाँ जो प्रतिरोध का ताप गुणांक है, दैट इज प्रतिरोधकता का ताप गुणांक दिया हुआ है 4 × 10⁻³ प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, ये दिया गया है। अब इसके बारे में भी हम जानते हैं कि ताप के आधार पर प्रतिरोध कैसे बढ़ता है। तो हम जानते हैं T ताप पर प्रतिरोध, 0 डिग्री ताप पर प्रतिरोध का, जिसे मैंने R1 नाम दिया है, R0 भी दे सकते हैं, 1 + α∆T। यहाँ हमें डेल्टा टी निकालना है। पहले मान रख दें, अल्फा का मान मैं बाद में रखूँगा। ये रख रहा हूँ मैं 2R = R एंड 1 + α × ∆T। R to R कैंसिल, तो 2 1 इधर आएगा तो माइनस हो गया, तो ये रह गया 1 बराबर α∆T, और ∆T बराबर हो गया 1/α, और अल्फा की वैल्यू आप रख दें, गिवन है 4 × 10⁻³ और -3 ऊपर चला गया तो क्या आया, 1000, 10 की घात 3 ऊपर गया तो ये हो गया 250 टेम्परेचर आ गया, डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। अगर यहाँ किसी एक वैल्यू को रखना होता तो हमें इसको केल्विन में चेंज करना होता, क्योंकि ∆T जो ताप है उसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है, जिसमें अपने को 273 जोड़ने होते हैं। लेकिन चूंकि ये ∆T है, अंतर है, तो इसमें भी 273 जोड़ोगे, इसमें भी जोड़ोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। इसलिए ये सीधी वैल्यू आपको डिग्री सेंटीग्रेड में प्राप्त हो गई। आप इसे नोट करें, चलते हैं आगे। बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। शायद 5वां सवाल छूट गया है, वो अभी मैं देख लेता हूँ। 5वां सवाल है, हाँ, कमरे के ताप। 5वां सवाल ले लूँ पहले। तो कमरे के ताप यानी जो T1 है ये दिया गया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और तापन अवयव का प्रतिरोध R1 है 100 ओम दिया हुआ है। बच्चों, यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 हो जाए, 117 ओम हो जाए, तो अवयव का ताप क्या होगा। अब अलग अलग है, अब यहाँ हमें केल्विन में बदलना पड़ेगा। क्लियर? तो प्रतिरोधकता का ताप गुणांक यहाँ दिया गया है, अल्फा इज गिवन 1.70 × 10⁻⁴ प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो जानकारी हमारे पास है कि ताप के आधार पर प्रतिरोध कैसे चेंज होता है, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, R2 = R1 1 + α∆T। अब यहाँ पर आप क्या करें कि इनकी वैल्यू रख दें, अल्फा की वैल्यू बाद में रख देंगे, तो ये हो गया 117
बराबर 100 1 प्लस अल्फ़ा एंड डेल्टा टी। इसका पक्षांतरण करूँ तो ये हो गया 1.17 अपॉन में आएगा इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी, और एक का पक्षांतरण कर दूँ तो -1 हो गया, तो क्या बना, -1 करते ही हो गया 0.17 इक्वल टू अल्फ़ा डेल्टा टी। चलो यहाँ डेल्टा टी फिर निकल जाएगा, तो डेल्टा टी बराबर 0.17 अपॉन अल्फ़ा की वैल्यू डायरेक्ट रख दें आप 1.70 इंटू 10⁻⁻4, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो ये हो गया डेल्टा टी बराबर कितना आया, 17 कट गया 1/10 यानी 1000 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। अब चूंकि हमने डेल्टा टी लिया है इसलिए हमने इसको चेंज केल्विन में नहीं किया। डेल्टा टी क्या होता है, इट इज़ T2 माइनस T1 बराबर 1000, तो T2 बराबर T1 प्लस 1000 यानी 1000, और T1 की वैल्यू है हमें दी हुई है 27 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 1000 यानी 1000, और 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 100 से 117 हो जाएगा यदि हम 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाएं। चलें अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। 9वां प्रश्न देखिए क्या जानकारी है हमारे पास जो दी गई है। किसी कार की संचयक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। अब विद्युत वाहक बल क्या होता है पता है आपको, जब धारा नहीं ली जा रही हो तो सेल की टर्मिनल वोल्टता है, यानी जितनी ऊर्जा सेल देने के लिए तैयार है अधिकतम इतनी ऊर्जा दे सकता है, वो ऊर्जा विद्युत वाहक बल कहलाती है, यानी 12 वोल्ट है। और साथ ही दिया गया है यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है, 0.4 ओम है, तो बैटरी से ली जा सकने वाली अधिकतम धारा ज्ञात कीजिए। कितनी अधिकतम धारा ले सकते हैं बच्चों। अब यहाँ ये जानकारी हमारे काम आएगी कि जो सेल का विद्युत वाहक बल होता है वो ये बताता है कि मैं इतनी अधिकतम ऊर्जा देने के लिए तैयार हूँ। आप समझें कि यदि कोई प्रतिरोध है और उस प्रतिरोध में मैंने एक बैटरी लगाई R V वोल्ट की, तो कितनी धारा बहेगी, तो धारा हम जानते हैं धारा कितनी बहेगी, I बराबर V/R। ये V टर्मिनल वोल्टता है जब ली जा रही है, लेकिन अधिकतम कितनी मिल सकती है वो नहीं लेंगे तभी पता चलेगा, और इसलिए मैं यहाँ पर E लिखूँगा। अब चूंकि कोई प्रतिरोध लगेगा नहीं, जब धारा ले नहीं रहा हूँ तो प्रतिरोध लगेगा नहीं, और उस स्थिति में यहाँ प्रतिरोध की जगह क्या आएगा, 0 प्रतिरोध है। लेकिन एक्चुअल में ये जो सूत्र है R+R है, बाह्य प्रतिरोध प्लस सेल का आंतरिक प्रतिरोध, और इसका विद्युत वाहक बल कितना लिया हमने E। लेकिन जब प्रतिरोध से धारा नहीं लेंगे तभी विद्युत वाहक बल काम करेगा, और इसलिए यहाँ पर मैं R की वैल्यू कितनी रखूँगा, 0। जो I बराबर बनेगा E/R, दैट इज़ 12/0.4। तो ये आ गया 30 एम्पियर की सेल से अधिकतम धारा ली जा सकती है, जो अधिकतम दे सकता है वो वैल्यू है। आप नोट करें। चले अगले प्रश्न की ओर। गर्मी बहुत है और हालांकि बाहर मौसम ठंडा है पर पढ़ाना कमरे के अंदर पड़ता है बच्चों। नेक्स्ट, नौ हो गए। 10वां, एक कुंडली जिसका प्रतिरोध 4.2 ओम है। 10वां प्रतिरोध दिया है 4.2 ओम और पानी में डूबा है। इसमें 2 एम्पियर की धारा 10 मिनट के लिए प्रवाहित की जाती है। धारा है 2 एम्पियर और समय है 10 मिनट के लिए प्रवाहित की जाती है।
है ना, 60 से गुणा करते ही क्या बन गया, सेकेंड, 600 सेकेंड तक धारा प्रवाहित की जाती है। तो कुंडली में उत्पन्न कुल कितने कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी। अब हम जानते हैं ऊर्जा से संबंधित सूत्र है, तो हम जानते हैं कितनी विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। विद्युत ऊर्जा का क्या कंसेप्ट था कि किसी परिपथ में निश्चित समय तक कोई स्रोत धारा प्रवाहित करने के लिए जितना कार्य करता है वो विद्युत ऊर्जा कहलाती है। तो 2 एम्पीयर की धारा इस प्रतिरोध में 10 मिनट तक प्रवाहित करनी है, तो कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च होगी, IRT जो जानकारी दी गई है उस आधार पर हम लिखेंगे I² जूल, इतनी ऊर्जा वो व्यय होगी। अब I की वैल्यू रख दें तो 2 एम्पियर, 2 का स्क्वायर, R है 4.2 और T है आपके 600 जूल, T है 600 सेकेंड, टोटल जूल बन गया बच्चों। तो ये 2 दूनी 4, 4 संग 2400, 2400 इंटू 4.2 जूल है। हमें इसको कैलोरी में बदलना है और कैलोरी में बदलने के लिए 4.2 का हमें भाग लगाना होगा, और जब भाग लगाएंगे तो ये आपको पता है कैंसिल हो जाएगा, 2400 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी। बच्चों अगला प्रश्न है, एक बेलनाकार नलिका की लंबाई दी गई है। बेलनाकार नलिका ऐसी है कुछ, नलिका इस तरह से ये बता रहा है, जो अंदर से खोखली है थोड़ी, ये रही अंदर से खोखली इस तरह से। ये पार्ट सॉलिड है, ये वाला पार्ट सॉलिड है और बाकी खोखला है। तो इसमें 2 त्रिज्याएं होंगी, समझ रहे हैं आप। तो ये बना, सवाल क्या कह रहा है कि एक बेलनाकार नलिका की लंबाई L बराबर दिया गया है, लंबाई L ही है, L ही दी गई है, और आंतरिक तथा बाह्य त्रिज्याएं क्रमशः A और B है। आंतरिक तथा बाह्य त्रिज्याएं, आंतरिक त्रिज्या कौन सी और बाह्य त्रिज्या कौन सी। अब इस अनुप्रस्थ काट को अगर आप गौर से देखोगे तो अनुप्रस्थ काट इस तरह से दिखेगा, जिसमें ये त्रिज्या आंतरिक है, ये त्रिज्या बाह्य है। लिखा है कि आंतरिक तथा बाह्य त्रिज्या A और B है, ये त्रिज्या A है, ये त्रिज्या B है। तो इसकी जो त्रिज्या है R, A व B है। अब आप समझ जाएं कि ये आंतरिक है और ये बाह्य है। यहाँ सावधानी रखनी है, बाह्य और आंतरिक जो जैसी दी हुई है वो ही लेनी है। बच्चों प्रतिरोधकता का मान रो है, तो नली के सिरों के मध्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब कितना प्रतिरोध होगा, तो हम जानते हैं प्रतिरोध क्या होता है, हम जानते हैं R बराबर रो L अपॉन A, और A की जगह हम लिख सकते हैं रो L अपॉन पाई R स्क्वायर। अब R जो दिया हुआ है वो क्या है, दोनों का अंतर है, तो ये बनेगा इस तरह से रो L बाई पाई R स्क्वायर, बाहर की त्रिज्या में से अंदर की त्रिज्या घटाओ, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और इसलिए ये प्रतिरोधकता इस प्रकार के खोखले बेलन की बनेगी। प्रश्न नंबर अंतिम 12वां प्रश्न, चले नोट, आप नोट करें। एक मकान में 100 वाट के 4 बल्ब हैं। मैं साफ कर दूं, यहीं पे लिखूं, थोड़ा लंबा लिखना पड़ेगा, जगह वहाँ कम है। बारहवां सवाल, बल्ब है 4 और 100 वाट के, 100 वाट के, ठीक है, 4 बल्ब 100 वाट के दिए गए हैं।
और एक मकान में 100 वाट के 4 बल्ब और 40 वाट के 4 बल्ब, और 4 बल्ब कैसे हैं, 40 वाट के हैं। ठीक है। अब कह रहा है कि प्रतिदिन 4 और 6 घंटे जलाए जाते हैं, 4 घंटे और 6 घंटे जलाए जाते हैं प्रतिदिन। तो एक दिन में 4 घंटे अगर 100 वाट का बल्ब जलेगा तो 400 वाट खाएगा, लेकिन ऐसे ऐसे 4 है तो कितने वाट खाएगा, 1600। ठीक है। इसी आधार पे मैंने इसको गुणा किया है, क्योंकि मुझे फाइनली इसकी यूनिट निकालनी है। और यूनिट मतलब जो है कि कितनी विद्युत ऊर्जा का व्यय करेगा। और यूनिट होती क्या है, यूनिट होती है किलो वाट आवर। तो मैं इसको किलो वाट में बदलूंगा, अभी तो वाट है और घंटे तो है ही। अगर सेकंड होती तो बात अलग है, घंटे में भी बदलते, लेकिन वाट है, मैं इसको किलो में बदलूंगा। अभी वाट है और किलो में बदलने के लिए मैं इसको 1000 का भाग लगाऊंगा। आगे कह रहा है 2 पंखे 60 वाट के प्रतिदिन 8 घंटे चलते हैं। तो पंखे हैं 2, कितने वाट के, 60 वाट के, और प्रतिदिन कितने घंटे चलते हैं, कह रहा है प्रतिदिन 8 घंटे चलाए जाते हैं, 8 घंटे चलते हैं। 30 दिन के माह के लिए विद्युत ऊर्जा के खर्च की गणना करो यदि दर की यूनिट 5 रुपये है। बहुत ही सिंपल है। अब ये एक दिन का व्यय है, तो 30 दिन का निकालने के लिए हमें 30 की गुणा करनी पड़ेगी। सब में कर देंगे 30 की गुणा, तो अलग अलग होता तो अलग अलग करते। ठीक है। तो पहले इसको गुणा कर लें आप। तो ये 4 चौक 1600, 1600 वाट इंटू घंटे, और ये बन गया 6 चौक 24, 24 चौक 96, 960 वाट इंटू घंटे, और ये बन गया आपके गुणा करें 8 संग 48 और 48 दूनी 96, फिर 960 वाट इंटू सेकेंड। तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा का व्यय, प्रतिदिन व्यय कितना हो रहा है, जोड़ें तो 1600 प्लस 960 प्लस 960, यानी ये हो गया 6 दूनी 12, 8 1 10 9 19 19 6 25 3520 वाट इंटू घंटे यूज हो रहा है। लेकिन एक दिन है तो 30 दिन का व्यय, 30 दिन का व्यय कितना हो गया, 30 इंटू 3520, और ये वाट इंटू घंटे है। इसको मैं अगर यदि 1000 से भाग लगा दूं तो ये बन जाएगा किलो वाट और इंटू घंटे, और इस किलो वाट इंटू घंटे को हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। तो इसमें भाग लगाने पर ये आप गुणा कर लें तो ये यूनिट आ जाएगी। ये है यूनिट, किलो वाट आवर को यूनिट बोलते हैं। कल ही हमने इसके बारे में सीखा है बच्चों। अब जो व्यय राशि है वो कितनी होगी, व्यय राशि 5 रुपये प्रति यूनिट है, तो 5 रुपीस को आप गुणा कर दें, जो भी ये आएगा उससे टोटल व्यय आ जाएगा। ठीक है। और ये थोड़ा सा गुणा भाग आप सावधानी से करें और इसको देख लें बच्चों। आज ये चैप्टर 5वां चैप्टर कंप्लीट हो गया। 5 अध्याय पूरे हो गए, टोटल 17 अध्याय हैं। और अब अगला वीडियो जो होगा हमारा वो 6ठे अध्याय से प्रारंभ होगा। कल मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। आज छोटा ही वीडियो बनाया है, आप इसे सॉल्व कर लें, कॉपी में लिख लें, नोटबुक में नोट कर लें और बार बार समय अंतराल पे मिलाते जाएं। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।